हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा के अंदर आप तमाम साथियों का स्वागत करते हैं और आज की इस चर्चा के अंदर हम लोकतंत्र के बारे में बात करने वाले हैं। हालांकि लोकतंत्र के बारे में या डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेसी थ्योरी के बारे में इससे पहले वाली वीडियो के अंदर भी हम डेमोक्रेसी के ऊपर एक पॉलिटिकल थ्योरी के हिसाब से चर्चा कर चुके हैं और बहुत सारे जो एक बड़े भाग को भी हमने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर उसको टच करने की कोशिश की या आपको समझाने की कोशिश की। आज की डेमोक्रेसी के बारे में पॉलिटिकल थ्योरी या राजनीतिक अवधारणा के संबंध में जिस भी तरह की चर्चा हो सकती है उस क्या है सभी चर्चा को आज की चर्चा के अंदर क्या हम उसको टच करने की कोशिश करेंगे। और अपनी तरह से मैं ये कोशिश करूँगा कि राजनीतिक अवधारणा के संबंध में जो एक लोकतंत्र के बारे में अलग अलग तरह के जो व्यूज ऑफ पॉइंट रहे उनको आसान भाषा के अंदर तक आप तक समझाने की इसकी कोशिश करूंगा। तो आज की इस चर्चा के अंदर हम क्या है लोकतंत्र का जो वैकल्पिक मॉडल है उसके बारे में बात करने वाले। जो लोकतंत्र के वैकल्पिक एक मॉडल नहीं, लोकतंत्र के वैकल्पिक जो बहुत सारे मॉडल्स हैं उसके ऊपर बात करने वाले। पहला जो वैकल्पिक मॉडल के अंदर जो फर्स्ट आता है उसका नाम है परिचर्चात्मक लोकतंत्र। ठीक है, परिचर्चात्मक लोकतंत्र। परिचर्चात्मक लोकतंत्र के जो सबसे बड़े जो समर्थक हुए, जो सबसे बड़े सपोर्टर हुए, उनका नाम है हेबरमास। एबरमास की एक महत्वपूर्ण रचना हुई है जो कि 1981 के अंदर पब्लिश हुई है। उस बुक का नाम था दी थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन। ठीक है, और जो आपकी परिचर्चात्मक जो लोकतंत्र है, ठीक है, ये क्या है वोट केंद्रित लोकतंत्र की खामियों को दूर करने के लिए क्या है इसका प्रयत्न किया गया है। और परिचर्चात्मक लोकतंत्र के जो अगले जो इसका मूल आधार परिचर्चात्मक लोकतंत्र के विचारों का जो हमें मिलता है जे एस मिल्क के विचारों के अंदर हम इसको देखने को मिलता है। और जो परिचर्चात्मक जो सिद्धांतकार है ये लोकतंत्र में संस्थाओं के महत्व को क्या करता है बहुत स्वीकार करते हैं। जो लोकतांत्रिक जो इंस्टीट्यूशंस है उसके इंस्टीट्यूशन को क्या ये बहुत अधिक वैल्यू देते हैं और इसके होने को क्या है वो स्वीकार करते हैं। दरअसल परिचर्चात्मक जो लोकतंत्र का जो अभिप्राय है, परिचर्चात्मक लोकतंत्र का अभिप्राय है कि व्यक्ति को हमने क्या नैतिक बनाना और नैतिक के साथ साथ क्या हमने व्यक्ति को तार्किक व्यक्ति बनाना है, एक रीजनल बीइंग बनाना, उसको सोचने वाला व्यक्ति बनाना है। और इसका जो मूल उद्देश्य परिचर्चा का जो मूल उद्देश्य रहता है एक सामुदायिक भलाई रहता है, ना कि किसी व्यक्ति का अपना स्वार्थ हित, मतलब उसका स्वयं हित के अंदर डेमोक्रेसी नहीं की जाती, लोकतंत्र नहीं चलाया जाता, बल्कि सामुदायिक भलाई के लिए एक समुदाय की भलाई के लिए क्या है लोकतंत्र क्या है प्रभावी बनाया जाता है। यदि परिचर्चा के स्थान की हम बात करें तो परिचर्चात्मक सिद्धांतकार क्या कह रहे हैं कि परिचर्चा के लिए क्या है हमारे पास क्या है जो सार्वजनिक क्षेत्र का होना क्या बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा क्या है जो परिचर्चात्मक सिद्धांतकार के मानने वाले जिसके अंदर हेबरमास या जे.एस. मिल के विचारों के अंदर इसका मूल आधार हमें देखने को मिलता है। इसके साथ साथ जो परिचर्चात्मक के अंदर जब डिबेट डिस्कशन होता है इसके अंदर क्या होता है सत्य अंतर्निहित होता है और सत्य पर किसी भी व्यक्ति या किसी भी समुदाय का क्या है एकाधिकार या कंट्रोल नहीं होता है। इसके अनुसार क्या होता है कि जो निर्णय है इसमें क्या है आम सहमति से लिए जाते हैं, ना कि बहुमत से लिए जाते हैं। ठीक है, और प्रत्येक व्यक्ति के जो मत को क्या है इसके अंदर क्या स्वीकार किया जाता है। यदि हम परिचर्चात्मक लोकतंत्र का जो इसका संकीर्ण होता है क्षेत्र की हम बात करें तो इसके अंदर जो हेबरमास है, हेबरमास क्या बोल रहे हैं कि आधुनिक जनपुंज के अंदर, जनपुंज का मतलब जनता के शासन के अंदर क्या है समाज के अंदर जो परिचर्चा का जो क्षेत्र हुआ क्या हो रहा है बहुत सीमित होता जा रहा है, जो कि आज के समय में बहुत सत्य है और ये बात क्या बहुत सत्य भी प्रतीत है। इसके साथ साथ क्या जो संचार साधनों के द्वारा जो क्या है वाणिज्यिक जो घराने जो कॉमर्शियल हाउसेज है वो परिचर्चा का जो प्रयोग है अपने हितों के लिए करता है। जो आज के संदर्भ के अंदर यदि भारत के भी संदर्भ को हम लें तो ये जो एवरमास की जो बात है वो क्या बिल्कुल सत्य प्रमाणित होती है और भारत के ऊपर भी हम इस बात को क्या अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि एबरमास ये कह रहा है कि जो एक डिबेट डिस्कशन का जो एक माहौल होता था वह क्या आज के समय में क्या उसका संकीर्ण होता जा रहा है, वह क्या बहुत सीमित होता जा रहा है। और यहाँ तक कि जो टीवी चैनल्स के अंदर जो एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता था, टीवी चैनल्स के अंदर भी क्या है जो कारपोरेट हाउस है जो कि क्या है सरकार को मुखौटा बना के आगे करते हैं, वे क्या करते हैं कि जो उस परिचर्चा को जो समाज के अंदर जो डिबेट डिस्कशन होनी थी उस डिबेट डिस्कशन को भी क्या हुआ है
अपने हितों के अंदर क्या है परिवर्तित करने का या अपने हितों के हिसाब से क्या उसको संचालित करने का काम करते हैं। इसमें क्या होता है कि मनुष्य की जो केवल भौतिक आवश्यकताओं को क्या महत्व है आज के समय में क्या है मनुष्य की जो भौतिक आवश्यकता है उसको क्या स्थान दिया जा रहा ना कि जो समुदाय की जो भलाई वाली बात है वो क्या आज के समय में पीछे छूट रही है। नेक्स्ट जो हम लोकतंत्र की बात करने वाली हुए लोकतंत्र का अमूलवादी मॉडल इंग्लिश के अंदर कहते हैं रेडिकल मॉडल। ठीक है, रेडिकल मॉडल के जो बहुत बड़े जो स्पॉटर हुए माइकल फुकोल्ट हुए और माइकल फुकोल्ट ने इस मॉडल को एक नाम दिया जिसको बोलते हुए एग्नोस्टिक मॉडल। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह क्या महत्वपूर्ण है। माइकल फुकोल्ट ने लोकतंत्र के इस मॉडल को क्या कहा है एग्नोस्टिक मॉडल कहा है। और जो अमूलवादी मॉडल के जो सिद्धांतकार है वो क्या है राजनीति में जो सहमति की बजाय क्या हुआ है ये बोलते हैं कि राजनीति के अंदर सहमति की बजाय क्या होता है संघर्ष होता है। और ये सामान्य हितों की बजाय क्या होता है विभेद पर बल देता है, अलग अलग हितों पर क्या है ये बल देता है। और सुधार के स्थान पर क्या है ये विरोध को क्या है मुख्य मानते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ के ये बहुलवाद के भी पूर्ण समर्थक है, बहुलवाद को भी ये स्वीकार करते हैं। इसके साथ साथ ये जो फ्रांसीसी दार्शनिक का भी इन्होंने क्या समर्थन किया है। और फ्रांसीसी दार्शनिक के अनुसार क्या है लोगों की जो संकीर्ण राजनीतिक सहभागिता लोकतंत्र का क्या मूल यथार्थ है। ठीक है, और लोगों की व्यवस्था के अंदर क्या सहभागिता का मूल कारण क्या है नागरिक मूल्य की जिस देश के अंदर क्या है सिविल वैल्यू ज़्यादा होंगे उस देश के जो सिटीजन्स है वो डेमोक्रेसी के अंदर उनकी पार्टिसिपेशन क्या होंगी अधिक होंगी। यदि विलियम कॉलोनी की बात करें तो क्या है विलियम कॉलोनी ने उत्तर आधुनिक लोकतंत्र को क्या है बहुलवादी नैतिकता कहा है। नेक्स्ट डेमोक्रेसी के मॉडल की हम बात करें उसको बोलते हैं सहचारी या सहचारी लोकतंत्र। ठीक है, इंग्लिश के अंदर बोलते हैं उनको एसोसिएटिव डेमोक्रेसी। कोहेन और रोजर्स जो विचारक है वो एसोसिएटिव या सहचारी लोकतंत्र के क्या बहुत बड़े समर्थक रहे। और ये जो विचारक है ये अमेरिकी उदारवादी लोकतंत्र के जो संरचनात्मक रूप के अंदर क्या है यूरोपीय जो सामाजिक लोकतंत्र के अनुसार क्या है इसको परिवर्तित करने का क्या प्रयत्न किया है इन्होंने। इसके अंदर जो समूहात्मक जो सिद्धांतकार है ये समाज में सभी समूह या संगठन की समानता पर क्या है ये बल देते हैं। इसमें जो पॉल हर्स्ट ने क्या है वर्तमान ब्यूरोक्रेसी या वर्तमान जो नौकरशाही रूपी है वो कल्याणकारी राज्य की वजह क्या है समूहात्मक कल्याणकारी राज्य का इन्होंने क्या समर्थन किया है। इसके साथ क्या है जो समूह है ये क्या दबाव समूह नहीं है बल्कि वो एक जो समुदाय है समुदाय अपने इसके अंदर क्या जो समुदाय होता है ये दबाव समूह के रूप में कार्य नहीं करता बल्कि एक ऐच्छिक समुदाय के रूप में इसमें कार्य करता है। जो फोर्थ है उसको बोलते हैं समुदायवादी लोकतंत्र या इंग्लिश के अंदर कहते हैं हम इसको कम्युनिटेरियन डेमोक्रेसी। कम्युनिटेरियन डेमोक्रेसी के अंदर या समुदायवादी लोकतंत्र के जो मूल सिद्धांतकार रहे वे बेंजामिन वार्बर रहे हैं। और इसके साथ डैनियल वेल है जीन एलस्टीन है रॉबर्ट वेला है एमिताई एजोनी है और विलियम गालस्टोन है। और ये जो सारे के सारे रहे समुदायवादी लोकतंत्र के कम्युनिटेरियन डेमोक्रेसी के बहुत बड़े सपोर्टर रहे। और इसमें जो उदारवादी लोकतंत्र में सामान्य व्यक्ति के जो अधिकारों की बात की जाती है व्यक्ति के तार्किकता और व्यक्तिक हितों पर इसमें क्या अधिक बल दिया जाता है। जबकि जो समुदायवादी लोकतंत्र में क्या करते हैं सामान्य भलाई और समुदाय की सदस्यता पर इस पे क्या अधिक बल दिया जाता है। जो समुदायवादी जो सिद्धांतकार क्या कह रहे हैं कि लोकतंत्र समुदाय के सदस्यों के प्रति क्या है ज्यादा उत्तरदायी होना चाहिए। ठीक है, समुदायवादी ये बोलते हैं कि व्यक्ति की अपेक्षा क्या है समुदाय को अधिक बल दिया जाना चाहिए। और लोकतंत्र के अंदर क्या व्यक्ति के उसके पर्सनल बेनिफिट्स को ध्यान के अंदर नहीं रखना चाहिए बल्कि एक समुदाय के जो भी बेनिफिट्स हो सकते हैं उसके ऊपर क्या अधिक एम्फेसाइज करना चाहिए। और व्यक्तिगत इंटरेस्ट को क्या समुदाय के इंटरेस्ट के मुकाबले क्या सेकेंडरी रखा जाना चाहिए। इसके साथ साथ क्या है ये बहुमत की बजाय क्या है ये आम सहमति से शासन करने के क्या है में क्या ये विश्वास रखते हैं। ये जो नेक्स्ट है जो इसका पांचवा है उसको बोलते हैं निर्देशित लोकतंत्र इंग्लिश के अंदर कहते हैं इसको गाइडेड डेमोक्रेसी। इसमें जो इंडोनेशिया के जो शासक है सुहर्तो ने शासन पूर्ण नियंत्रण कर लिया था और चुनाव का प्रयोग क्या एक दिखावटी रूप में किया था। इसे प्रबंधकीय लोकतंत्र भी कहा जाता है रूस में भी और
रूस के अंदर ऐसा हो रहा है या बाकी दुनिया के अंदर ऐसा हो रहा है। खास करके जो गाइडेड डेमोक्रेसी की बात करूँ मैं आज के समय के अंदर क्या है, भारत के संबंध में जो ये गाइडेड डेमोक्रेसी वाला जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल सही बैठता है। गाइडेड डेमोक्रेसी का मतलब है कि आपने डेमोक्रेसी करनी परंतु एक दिखावटी रूप में करनी है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है जहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन कमीशन के ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं होता है। इलेक्शन कमीशन सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करता है, ठीक है। जो टीवी चैनल्स होते हैं जिसको हम प्रेस बोलते हैं, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्या है, लोगों के लिए एक समान सुविधा है, ये क्या है, काम करता है, ठीक है। परंतु आज के समय के अंदर क्या हो रहा है, जो हमारे देश के अंदर जो प्रेस के ऊपर भी क्या है, कारपोरेट हाउसेस का क्या है, बहुत बड़ा कंट्रोल। और कारपोरेट हाउसेस क्या करते हैं, उसी पॉलिटिकल पार्टी को क्या है बेनिफिट पहुंचाने का काम करते हैं, जो कि उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को क्या है फुलफिल करने का काम करते हैं। इसके साथ साथ क्या है, निर्देशित लोकतंत्र के अंदर क्या है, जो तानाशाही के अंतर्गत क्या लोकतंत्र को अपनाया जाता है। और तानाशाही शासकों का ये विचार था कि इन देशों में जो क्या है, धीरे धीरे क्या है लोकतंत्र क्या होगा, समाप्त हो, कि जो इनका मानना है ये कि जो गाइडेड डेमोक्रेसी का ये मानना है कि इन देशों के अंदर क्या धीरे धीरे क्या है लोकतंत्र लाया जाएगा। नेक्स्ट है लोकतंत्र का सहवर्तनी मॉडल। इंग्लिश के अंदर कहते हैं हम इसको कॉन्सोसिएशनल मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। कॉन्सोसिएशनल मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी के जो बहुत बड़े सपोर्टर है वो लिचफार्ड क्या बोल रहा, लिचफार्ड कह रहा है कि बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड और भारत जैसे देश क्या महत्वपूर्ण, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण है। लिचफोर्ड क्या कह रहा है, जिसके अंदर लोकतंत्र का सहवर्तनी मॉडल या कॉन्सोसिएशनल मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी की बात कर रहा है कि इसके अंदर बेल्जियम को रख रहा है, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड और भारत को रख रहा है। सहवर्तनी लोकतंत्र में क्या है, जो बहुलवादी जो सरकार का क्या है इसके अंदर क्या है निर्माण होता है। बहुलवादी सरकार का मतलब होता है कि जब आम चुनाव के बाद किसी भी राजनीतिक दल को सरकार बनाने के लिए स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तो ऐसी परिस्थिति में दो या दो से अधिक जो राजनीतिक दल है वे क्या है आपस में मिलकर सरकार का निर्माण करते हैं, जिसको क्या कोalition गवर्नमेंट कहते हैं। और भारत के अंदर भी 1989 से लेकर 2014 तक क्या हमारे देश के अंदर कोalition गवर्नमेंट्स का ही क्या दौर रहा है। इसलिए लिचफर्ड ने सही भारत को इस श्रेणी के अंदर या इस क्लास के अंदर रखा है। लिचफोर्ड क्या कह रहा है कि इसमें क्या बेस्ट मिनिस्टर मॉडल होता है। इसमें क्या होता है, सरकार का होता है वेस्ट मिनिस्टर मॉडल होता है, जो सबसे बेहतर रूप ब्रिटिश लोकतंत्र है, जिसका क्या सबसे जो बेहतर जो रूप है वो क्या ब्रिटिश मॉडल है। और इस मॉडल में क्या द्विदलीय व्यवस्था पाई जाती है। इंग्लैंड के अंदर क्या द्विदलीय व्यवस्था है। यदि भारत को क्या हम इससे अपोज कर सकते हैं, क्योंकि भारत के अंदर क्या मल्टी पार्टी सिस्टम काम कर रही है। इसलिए क्या इसमें एक तरफ सरकार और दूसरे तरफ जो विपक्ष होती है उसकी भूमिका भी क्या होती है स्पष्ट होती है, और सरकार की भूमिका भी क्या होती है बहुत स्पष्ट होती है। इसके साथ साथ इसमें क्या होता है, सामान्यता क्या है, जो निर्वाचन प्रणाली होती है वह फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के आधार पर आधारित होती है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का मतलब होता है कि एक निर्वाचन क्षेत्र के अंदर बहुत सारे उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं, परंतु चुनाव उसी उम्मीदवार को जीत विजय घोषित किया जाएगा जो कि क्या है अन्य उम्मीदवार के मुकाबले क्या है अधिक वोट प्राप्त करता है। अगला जो डेमोक्रेसी का जो मॉडल है उसको बोलते हैं हम लोकतंत्र का नव दक्षिणपंथी सिद्धांत। ठीक है, लोकतंत्र का नव दक्षिणपंथी सिद्धांत। इसके क्या जो सैमुअल ब्रिटन रहे, ठीक है, सैमुअल ब्रिटन क्या कह रहे हैं कि लोकतंत्र के द्वारा सरकार के खर्चों में क्या होता है आवश्यक वृद्धि होती है। ये क्या है सैमुअल ब्रिटन कह रहे हैं, जो नव दक्षिण पंथवाद है। और नव दक्षिण पंथवाद का हमें मालूम है कि पूरी दुनिया के अंदर इस समय क्या इसका बहुत बड़ा अधिपत्य या इसका प्रभाव है। इसका ये क्या क्या बोलता है कि लोकतंत्र के परिणाम स्वरूप क्या है राजकोषीय घाटा उत्पन्न होता है। ये तो डेमोक्रेसी को मानता नहीं है। इसका ये मतलब कि डेमोक्रेसी के अंदर बार बार चुनाव होता है तो इससे क्या बोझ पड़ रहा है, मतलब ठीक है, इससे क्या डेफिसिट बजट आ रहा है, मतलब राजकोषीय घाटा हो रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ ये क्या बोलता है कि लोकतंत्र का आर्थिक गतिविधियों पर भी क्या दुष्परिणाम देखा जाता है। कि लोकतंत्र के अंदर क्या होता है, जो लोकतांत्रिक गतिविधियां होती है, जो लोकतांत्रिक एक्टिविटीज होती है, उससे क्या होता है कि आर्थिक गतिविधियों के ऊपर भी इसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है, उनका ये मानना है। इसमें डेविड मार्क्यूज ने कहा है कि लोकतंत्र वयस्कों के लिए वैसा ही जैसा कि बच्चों के लिए टॉफी। फिर अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण है। ठीक है, डेविड मार्क्यूज क्या कह रहे हैं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो लोकतंत्र है वयस्कों के लिए वैसा ही है जैसा कि बच्चों के लिए टॉफी। वयस्क का मतलब होता है जब वोट देने की उम्र प्राप्त करने के बाद क्या है, न्यूनतम वोट देने की उम्र हम प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद क्या है, हमें बिना किसी भेदभाव के वोट डालने का अधिकार मिलता है। ठीक है, ये जो विचारक है, ये जो विचार है आपका लोकतंत्र का नव दक्षिणपंथी जो विचार है, ये कल्याणकारी राज्य का भी क्या मूलतः विरोधी है। वो इस बात का आलोचक है कि राज्य क्या होना चाहिए, वेलफेयर स्टेट होना चाहिए। इस बात का भी क्या ये क्रिटिसाइज करता है। नेक्स्ट जो डेमोक्रेसी का जो मॉडल है उसको बोलते हैं डिजिटल डेमोक्रेसी। ठीक है, डिजिटल डेमोक्रेसी या आज के समय के अंदर जो डिजिटल डेमोक्रेसी की जो संकल्पना दी थी वो स्मिथ और ग्रे ने दी थी। स्मिथ और ग्रे का ये मानना था कि जो समकालीन दुनिया के अंदर जिस तरह से जो आपकी इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन हुई है, सूचना क्रांति हुई है, वे खास करके विकसित देशों के अंदर यदि वे क्या करते हैं, जब इलेक्शन के समय क्या होता है, ईमेल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से या सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्या हुआ है, लोगों का जन समर्थन जुटाने की कोशिश करते हैं। ऐसा स्मिथ और ग्रे का मानना है और आज के समय में ये स्मिथ और ग्रे की बात क्या बहुत सत्य भी है। इसके साथ साथ स्मिथ और ग्रे ये भी कह रहा है कि जो आज के समय के अंदर इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन के आने से क्या होता है कि मतदान के लिए भी वो क्या बोलता है, मतदान के लिए भी वो एक बोलता है कि इंटरनेट और कंप्यूटर की पहल होनी चाहिए कि जो लोगों को क्या है, आपका मतदान पोलिंग स्टेशन पे जाने की जरूरत नहीं, बल्कि इंटरनेट या कंप्यूटर के माध्यम से व्यक्ति जहाँ भी बैठा हो वहीं से उसका क्या है रजिस्ट्रेशन, मतलब कोई एक ऐसी व्यवस्था की जाए जिस व्यवस्था से एक देश के सभी नागरिकों को क्या उनको एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर दिया जाए और उस आइडेंटिटी नंबर से जब इलेक्शन की बारी है उस नंबर को क्या हुए ओपन करके उसकी एक इलेक्शन कमीशन की साइट और इलेक्शन कमीशन की साइट को ओपन करके क्या है अपना वोट क्या दर्ज करा सके। ऐसा स्मिथ और ग्रे का मानना है। अगला जो डेमोक्रेसी का जो मॉडल है उसको बोलते हैं सर्वदेशीय लोकतंत्र। इंग्लिश के अंदर बोलते हैं इसको कॉस्मोपॉलिटियन डेमोक्रेसी। जो सर्वदेशीय लोकतंत्र के जो प्रणेता रहे, इसके जो समर्थक रहे वो डेविड हेल्ड रहे हैं। और डेविड हेल्ड क्या बोल रहे हैं कि लोकतंत्र को केवल क्या है राज्यों की शासन प्रणाली के साथ जोड़ना क्या अपने आप में पर्याप्त नहीं है, अपितु इसका जो प्रयोग है वो वैश्विक स्तर पे होना चाहिए। ऐसा डेविड हेल्ड का मानना रहा है। इसलिए उन्होंने क्या किया है कि इन्होंने जो वैश्विक जो संस्थाएं हैं, पूरी दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं और अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है इसके लोकतांत्रिकरण पर क्या है बहुत अधिक बल दिया है। वार्बर क्या बोल रहा है कि भूमंडली के प्रसार के साथ क्या है कि लोकतंत्र का भी क्या हो रहा है प्रसार हो रहा है, ऐसा वार्बर का मानना रहा है। अगला है लोकतंत्र का शांति का सिद्धांत। ठीक है, लोकतांत्रिक शांति का सिद्धांत इंग्लिश के अंदर कहते हैं हम इसको डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी। डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी के आधार पे जो इसके जो समर्थक है कांट है, इसका जो विचारों में कांट के विचारों के अंदर विद्यमान मिलता है और इसके जो मुख्य सपोर्टर है वह क्या है माइकल डब्ल्यू डॉलर है। ठीक है, और इस संकल्पना के अनुसार क्या होता है कि लोकतांत्रिक राज्यों के मध्य क्या होता है युद्ध नहीं होते। उनका यह मानना है कि दुनिया के जो भी लोकतांत्रिक राज्य उनके बीच कभी भी युद्ध नहीं होते। यदि इनके बीच कोई डिस्प्यूट हो भी जाता है डेमोक्रेटिक कंट्रीज के बीच क्या है तो ये युद्ध जैसी परिस्थितियों के अंदर क्या है नहीं उतरते, बल्कि क्या है आपसी डिबेट डिस्कशन से या डायलॉग के माध्यम से क्या है अपने इश्यूज को क्या ये सॉर्ट आउट करने का काम करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने जो डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी के जो सपोर्टर हैं उन्होंने इस बात का भी दावा किया कि आज तक का जो इतिहास है, आज तक के इतिहास के अंदर कभी भी लोकतांत्रिक राज्यों के मध्य कभी भी किसी भी तरह का कोई युद्ध नहीं हुआ। ये क्या कह रहे हैं कि जो लोकतांत्रिक राज्यों के मध्य क्या होता है संघर्ष होता है। ठीक है, तो उसका जो समाधान है वह क्या शांतिपूर्ण तरीके से ढूंढ लिया जाता है, ऐसा उनका मानना है डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी के सपोर्टर का। यदि हम नेक्स्ट डेमोक्रेटिक का जो मॉडल की बात करें उसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेटिक डेफिसिट। डेफिसिट हिंदी के अंदर बोलते हैं लोकतांत्रिक घाटे का सिद्धांत। और लोकतांत्रिक घाटे के सिद्धांत का जो प्रयोग है यूरोपीय यूनियन के संदर्भ में किया जाता है। ठीक है, यूरोपीय यूनियन के संदर्भ में किया जाता है। और लोकतांत्रिक घाटे के जो सिद्धांत है इसका जो मूल अभिप्राय है वह वैधता का अभाव है, जहाँ पे कानून का नाम की कोई चीज़ ना, मतलब वैधता का अभाव, जहाँ पे क्या लीगल प्लेटफॉर्म का क्या है अभाव हो।
लोकतांत्रिक घाटे के जो तहत है वह सरकार और जनता के बीच क्या है, सामंजस्य नहीं होता। ना सरकार और जनता के बीच किसी भी तरह का कोई सामंजस्य नहीं होता है, और जनता सरकार पर भरोसा नहीं करती, उसको बोलते हैं लोकतांत्रिक घाटे का सिद्धांत। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक का क्या है, अधीनता का सिद्धांत। इंग्लिश के अंदर बोलते हैं हम उसको प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी। इसके अंदर क्या होता है, इसका जो प्रयोग है यूरोपीय यूनियन के संदर्भ में किया जाता है। और इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, यूरोपीय यूनियन को वही शक्तियां क्या है सौंपी जाएंगी जिसका प्रतिपादन क्या है, राज्य राज्य संपादन करने में राज्य क्या हो, अक्षम हो, राज्य सक्षम ना हो। अधीनता के जो सिद्धांत के अनुसार क्या है, जो स्थानीय शक्तियों का जो प्रयोग है राज्य के द्वारा ही होना चाहिए। ठीक है, ऐसा इनका मानना है। अब है लोकतंत्र का नव अर्ध लोकतंत्र। लोकतंत्र का मॉडल नव अर्ध लोकतंत्र। ठीक है, इस शब्द का जो प्रयोग है ये साम्यवादी राज्यों के लिए किया जाता है, और इसके जैसे जिसके अंदर जैसे पोलैंड को लेते हैं, हंगरी को लेते हैं या बुल्गारिया को रखा जाता है। और जहां वर्ष 1990 के बाद क्या लोकतांत्रिक शासन प्रणाली क्या है अपनाई गई। ठीक है, नव अर्ध लोकतंत्र मतलब नया नया लोकतंत्र वहाँ पे शुरू हुआ, और पूरी तरह से जो वहाँ पे लोकतंत्र की जो संस्थाएं हैं या लोकतांत्रिक हम किस देश को माने वहाँ पे जो ये जो संस्थाएं अभी अपनी शुरुआती स्टेज के अंदर काम कर रही है। इन देशों के अंदर क्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया को क्या है अभी भी अपूर्ण है, मतलब जो लोकतांत्रिक जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं पूर्ण रूप से अभी क्या है वहाँ पे संपूर्ण नहीं है। यहाँ लोकतंत्र के साथ क्या है हमें कुछ अधिनायकवादी भी प्रवृत्तियां भी देखने को मिलती है। यदि डेमोक्रेसी का दूसरा मॉडल की बात करते हैं जिसको हम क्या प्रबंधकीय या रूसी लोकतंत्र भी कहते हैं, प्रबंधकीय या मैनेजेरियल एंड रशियन डेमोक्रेसी। ये पश्चिमी यूरोपीय और अमेरिकन जो सिद्धांतकारों ने क्या है रूसी लोकतंत्र को क्या इन्होंने प्रबंधकीय लोकतंत्र कहा है। ठीक है, क्योंकि रूस के अंदर अभी भी बहुदलीय प्रणाली या क्या है प्रतिस्पर्धा जो व्यवस्था का विकास अभी तक भी नहीं हो चुका है। इसको जो अमेरिकन या जो वेस्टर्न जो स्कॉलर्स रहे रूसी मॉडल को हुए क्या बोले मैनेजेरियल डेमोक्रेसी का नाम दे रहे। मैनेजेरियल डेमोक्रेसी का मतलब है कि रूस के अंदर अभी भी जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जिस हिसाब से डेवलप होने चाहिए थे उस हिसाब से अभी डेवलप नहीं हुए। इसके अंदर क्या है ईरान के अंदर जो थियोरोक्रेसी है धर्मतंत्र है। धर्मतंत्र का मतलब होता है कि राज्य का अपना एक धर्म होता है और उस धर्म विशेष को मानने वाले जो व्यक्ति होते हैं उन व्यक्तियों को क्या है अन्य व्यक्तियों के ऐसे व्यक्ति क्या जो उस धर्म को नहीं मानते जो कि राज्य का धर्म है, और ऐसे व्यक्ति जो उस धर्म को मानते जो कि राज्य का धर्म है उनको अन्य व्यक्तियों के मुकाबले क्या है अधिक उनको क्या है राइट्स या प्रिविलेजेस प्राप्त होते हैं। और ईरान के अंदर जो वहाँ की जो सरकार है यदि कोई भी अंतिम कानून बनाना तो उसके ऊपर जो अंतिम रूप से जो मोहर लगाने का जो काम है वो क्या वहाँ की धार्मिक परिषद के द्वारा किया जाता है। इसके साथ साथ का जो चुनावी लोकतंत्र होता है जैसे भारत में क्या है लोकतंत्र का प्रयोग हो, और अमेरिका और फ्रांसीसी क्रांति के बाद क्या लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा जो प्रयोग है वो भारत के अंदर हमें देखने को मिलता है। यदि लोकतंत्र के विकास की बात करें जो कि महत्वपूर्ण है और परीक्षा के लिहाज से तो बहुत महत्वपूर्ण है ही है। ठीक है, इसके अंदर हम बात करते हैं सैमुअल हंटिंगटन की। इनकी महत्वपूर्ण एक बुक है जो 1991 के अंदर पब्लिश होती है जिस बुक का नाम था द थर्ड वेव डेमोक्रेटाइजेशन इन द लेट 20th सेंचुरी। इसके अंदर सैमुअल पी हंटिंगटन ने कहा है कि विश्व के अंदर जो लोकतंत्र है वह 3 तरह के चरण रहे हैं। पहला चरण बोले हुए 1828 से लेके 1926 तक। अगेन एग्जाम ऑफ पॉइंट के बिहाफ से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फर्स्ट चरण कह रहे हुए 1828 से लेकर 1926 के अंदर, और इस चरण के अंदर जो सैमुअल पी हंटिंगटन किन देशों को ले रहे हैं फ्रांस को ले रहे हैं, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश क्या है इस दौर के अंदर क्या लोकतांत्रिक हुए। सेकेंड स्टेज के अंदर या द्वितीय चरण के अंदर क्या हुए 1943 से लेकर 1962 का समय ले रहे हैं, और इस चरण के अंदर इटली, पश्चिमी जर्मनी, भारत, जापान एवं इजराइल जैसे जो देश है वे क्या लोकतांत्रिक हुए जो कि महत्वपूर्ण है। थर्ड स्टेज के अंदर या तीसरे चरण के अंदर क्या 1974 से अब तक की बात क्या सैमुअल पी हंटिंगटन के द्वारा की जा रही है, और इसके अंदर सैमुअल पी हंटिंगटन के द्वारा स्पेन, पुर्तगाल, चिली, अर्जेंटीना और पूर्वी यूरोप के अन्य देशों के साथ जो लोकतांत्रिक हुए ऐसे देश है जो पहले साम्यवादी थे उनको क्या सैमुअल पी हंटिंगटन ने क्या है थर्ड स्टेज के अंदर रखा है जो 1974 से लेके अब तक का समय रहा है। अब हम बात कर लेते हैं निर्वाचन
थकान की। निर्वाचन थकान का मतलब एक नए तरह का कॉन्सेप्ट है। निर्वाचन थकान का मतलब है कि लोग वोट देते देखते क्या है, थक जाते हैं। यदि किसी देश के अंदर ऐसी परिस्थितियाँ है कि हर साल के बाद या हर 6 महीने के बाद 8 महीने के बाद क्या लोगों को वोट देना पड़े, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या होता है कि लोग क्या होता है वोट देते देखते क्या है थक जाते हैं, जिसको क्या वोटर फेटिग्यू कहते हैं, निर्वाचन थकान कहते हैं। और इस प्रक्रिया के माध्यम से क्या है, निर्वाचन प्रक्रिया के अंदर भी क्या लोगों का मोहभंग हो जाता है। यदि हम लोकतंत्र के क्रिटिसाइजर्स की बात करें कि लोकतंत्र के जो आलोचक है उनका क्या मानना है, तो उसकी भी क्या है, जो पॉलिटिकल थ्योरी डेमोक्रेसी के ऊपर बात करें उसके भी अंतिम चरण के अंदर हम उसकी बात कर लेते हैं। इसमें पहला नाम आता लेकी। लेकी क्या बोला कि जो लोकतंत्र है वो अपने आप में क्या समानता का, स्वतंत्रता का क्या है, विरोधी है। लोकतंत्र क्या है, स्वतंत्रता का विरोधी है, ऐसा लेखी का मानना है। यदि टेरीलैंड क्या बोल रहा है, टेरीलैंड क्या कह रहा है, लोकतंत्र क्या दुष्टों का कुलीन तंत्र है, ये क्या है टेरीलैंड की क्या है परिभाषा है। टेरीलैंड भी क्या है डेमोक्रेसी के बहुत बड़े अगेंस्ट रहे, उसके क्या क्रिटिसाइजर रहे या इसके आलोचक रहे। मैक्सी क्या कह रहे हैं, मैक्सी कह रहे हैं कि जो लोकतंत्र है आसानी से प्रपंचवाद और दुष्ट दबावकारी राजनीति का शिकार हो जाता है, ऐसा मैक्सी का मानना है। और यदि फ्रांसीसी विचारक फेजेट फेजेट की हम बात करें, तो फेजेट क्या है, लोकतंत्र में अयोग्य लोगों का क्या है महिमा मंडन होता है, ऐसा फेजेट का मानना रहा है। हर्नेशा क्या बोल रहा है कि बहुमत का जो शासन होता है ये बहुमत का निरंकुश तंत्र बन जाता है, जिसको हम बहुमत का शासन बोलते हैं। ये दरअसल के कुछ समय के बाद क्या होता है, बहुमत का निरंकुश तंत्र बन जाता है, तथा इसमें जो शासक होते हैं वे स्कूल मास्टर की तरह व्यवहार करते हैं, जो कि स्कूल का मास्टर क्या है अपने ही विद्यार्थियों को दंडित कर देता है, उनको पनिश कर देता है, ये हर्नेशा का मानना है। और अगेन ये सारे के सारे जो वक्तव्य है, जो कथन है, आपके एग्जाम और पॉइंट व्यू से क्या बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनना है और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो आपको नोट करने हैं। फेजेट क्या बोल रहा है, फेजेट बोल रहा है लोकतंत्र के कि लोकतंत्र जैविक विकास के नियमों के क्या अपने आप में प्रतिकूल है। ठीक है, लोकतंत्र क्या है, जैविक विकास के नियमों के क्या प्रतिकूल है, क्योंकि जैविक विकास के नियम के अनुसार क्या होता है, सबसे जो प्रबुद्ध व्यक्तियों का क्या है शासन होना चाहिए, और लोकतंत्र क्या जैविक विकास के नियमों के क्या है प्रतिकूल है। मैक्सी क्या कह रहा है कि लोकतंत्र सबसे कार्यकुशल, खर्चीली, गुटबंदी और प्रगति से उदासीन शासन प्रणाली है। ब्राइस बोल रहे हैं कि जो लोकतंत्र है घूसखोरी और भ्रष्टाचार का क्या है प्राप्य है, अपने आप में एक रूप है। यदि लोकतंत्र के ऐसे व्यक्ति जो लोकतंत्र के बहुत बड़े सपोर्टर है, या लोकतंत्र के सभी व्यक्ति सपोर्टर है, हम भी सपोर्टर है, हम भी ये कि डेमोक्रेसी से बेस्ट फॉर्म इस देश दुनिया के अंदर हो ही नहीं सकता, क्योंकि डेमोक्रेसी क्या है व्यक्ति को रैशनल बीइंग मानती है। ये मानते हैं कि व्यक्ति को अपनी मर्जी के अनुसार कोई भी व्यवहार उसको करने की इजाज़त होनी चाहिए। इसके अंदर कुछ एक स्कॉलर्स की बात करते हैं, जैसे C.D. वॉन्स क्या बोल रहे हैं कि कोई व्यक्ति इससे इनकार नहीं कर सकता कि जो प्रतिनिधि संस्था है वो त्रुटिपूर्ण है। जो प्रतिनिधि संस्था है, रिप्रेजेंटेटिव जो इंस्टीट्यूशन है, उसके अंदर बहुत सारी खामियां हैं, ये बात सही है, और ये भली भांति कार्य नहीं करती। लेकिन ये मूर्खता होगी कि यदि हम वायुयान दुर्घटनाग्रस्त है और दुर्घटनाग्रस्त होता है तो हम बैलगाड़ी पर चढ़ना आरंभ कर दे, ऐसा क्या है C.D. वॉन्स का कथन रहा है। लिंडसे क्या बोला कि लोकतांत्रिक समाज और जो शासन प्रणाली क्या है अत्यधिक खर्चीली होती है, और इसका जो प्रयोग है वह संकट काल के समक्ष सबसे बेहतर रूप में किया जा सकता है, ऐसा लिंडसे का कथन है। जॉन डिग्बी के विचारों को हम जाने, जॉन डिग्बी क्या बोल रहे हैं कि लोकतंत्र का मूल आधार क्या होता है, मानवीय प्रकृति की क्षमताओं में क्या होता है विश्वास होता है, तथा मानवीय बुद्धि में क्या हमें आस्था रखनी है, और सहयोग के अनुभव की क्या है इसमें क्या शक्ति पाई जाती है, ऐसा क्या जॉन डिग्बी का मानना रहा है। तो आज की इस चर्चा के अंदर क्या हमने डेमोक्रेसी या थ्योरी के बारे में या लोकतांत्रिक अवधारणा के बारे में जिस भी तरह की बात हो सकती थी, या डेमोक्रेसी के अलग अलग रूप क्या इसके जो वैकल्पिक मॉडल्स रहे हैं उसके बारे में जिस भी तरह की बात हो सकती थी, या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक महत्वपूर्ण बातें थी, उसको आज की इस चर्चा के अंदर सभी पहलुओं को मैंने टच करने की कोशिश की। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपके परीक्षा के लिहाज से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो चर्चा बहुत आपके लिए उपयोगी साबित होंगी, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू सो मच।